हेलो दोस्तों, आज मैं 13 रीजन्स वाई टीवी सीरीज का लास्ट सीजन यानी कि सीजन 4 एक्सप्लेन करूंगा। अभी भी 89.8% व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं सभी को फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के एंड पे मैं इस टीवी सीरीज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा क्यों मुझे एक वीडियो अपलोड करने में ऑलमोस्ट 10 दिन लग जाता है, जो मेरे बहुत व्यूअर्स ने पूछा है मुझसे। तो सीजन 4 का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि आप लोग इस वीडियो को तभी देखें जब आप इस सीरीज के सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 के टोटल चारों एक्सप्लेनेशन वीडियो देख चुके हो। और अगर आपने अभी तक सीजन 1 से सीजन 3 तक सारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके वो चारों वीडियोस देख ले, जहाँ पे मैंने वो चारों वीडियोस का लिंक दे दिया है। तो पिछले 3 सीजन्स देखने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि लिबर्टी हाई स्कूल नाम का एक स्कूल है जिसमें एक राउडी लड़कों का गैंग था, जिसके लीडर का नाम था ब्राइस वॉकर, और वो बहुत ही अमीर और पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता था। और ब्राइस और उसके दोस्त उस स्कूल के लड़के और लड़कियों को हैरेस करता था, और उन लोगों ने पूरे स्कूल के एनवायरनमेंट को खराब करके रखा था, जिसके वजह से हैना बेकर ने सुसाइड कर लिया था। फिर जेसिका और उसी स्कूल के और 7 से 8 लड़कियों का भी वो लड़कों ने रेप किया था, जिसके वजह से जेसिका मेंटली बहुत सफर कर रही थी। फिर मॉन्टी, जो ब्राइस का सबसे करीबी दोस्त था, वो एक दिन गुस्से में आके टाइलर के प्राइवेट पार्ट में एक बाथरूम साफ करने का मॉप घुसा के उसको बहुत दर्दनाक तरीके से टॉर्चर किया था, क्योंकि टाइलर ने मॉन्टी के टीम के प्रैक्टिस ग्राउंड में आग जला के उसमें रेपिस्ट्स लिख दिया था। तो एक के बाद एक ये सब घटनाएं घटने की वजह से बहुत स्टूडेंट्स का मेंटल ब्रेकडाउन होने लगा था, और सबके दिल में धीरे धीरे ब्राइस और मॉन्टी के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा था। और एक दिन एलेक्स गुस्से में आके ब्राइस का मर्डर कर देता है, और ब्राइस के मर्डर के आरोप में मॉन्टी को जेल हो जाता है, और फिर जेल का एक कैदी मॉन्टी को जेल में मार देता है। तो मॉन्टी के मौत के बाद मॉन्टी का बॉयफ्रेंड, जिसका नाम था विंस्टन, वो ठान लेता है कि वो ब्राइस के असली मर्डरर का पता लगाएगा और मॉन्टी को निर्दोष साबित करेगा, ताकि मॉन्टी के नाम के आगे से मर्डरर का जो टैग लग गया था वो हट जाए। फिर विंस्टन मॉन्टी के स्कूल मतलब लिबर्टी हाई स्कूल में एडमिशन ले लेता है, ताकि वो क्ले के ग्रुप में शामिल हो सके और असली मर्डरर का पता लगा पाए। फिर विंस्टन वो स्कूल में आके सबसे पहले टाइलर के साथ दोस्ती करता है, और वो दोनों ही फोटोग्राफर थे, तो इसीलिए विंस्टन को टाइलर के साथ दोस्ती करने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ। लेकिन आनी विंस्टन को देख के समझ जाती है कि उसका इरादा ठीक नहीं है, क्योंकि विंस्टन ने आनी को बताया था कि वो असली मर्डरर को ढूंढ के रहेगा। और उधर मॉन्टी के टीम मेंबर्स को भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि मॉन्टी ब्राइस का मर्डर कर सकता है, क्योंकि सब जानते थे कि मॉन्टी ब्राइस को बहुत रेस्पेक्ट करता था, और ब्राइस के लिए मॉन्टी खुद की जान भी दे सकता था। तो जो इंसान ब्राइस के लिए खुद की जान दे सकता है, वो कैसे ब्राइस का मर्डर कर सकता है। और मॉन्टी जब जिंदा था तब वो हमेशा अपने टीम मेंबर्स को बहुत सपोर्ट करता था, खास करके डिएगो नाम का एक लड़का था, उसको मॉन्टी ने मेंटली बहुत सपोर्ट किया था खेल सीखने में। इसीलिए डिएगो मॉन्टी को बहुत रेस्पेक्ट करता था, जैसे कि मॉन्टी ब्राइस को रेस्पेक्ट करता था। और इसीलिए डिएगो और उसके कुछ दोस्त मिलके ये डिसीजन लेते हैं कि वो लोग ब्राइस के एक्चुअल मर्डरर का पता लगाएगा और उसको जेल भिजवाएगा। और वो लोगों को क्ले और उसके दोस्तों के ऊपर शक था ब्राइस के मर्डर के लिए। तो ये सब जब चल रहा था तब अचानक एक दिन टाइलर को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है, क्योंकि टाइलर ने पहले जब एक रात को बहुत सारे बंदूक लेके ब्राइस और उसके दोस्तों को मारने के लिए आया था, और क्ले ने तब उसको रोक लिया था। उस दिन टोनी ने टाइलर से वो बंदूक का बैग लेके एक नदी में फेंक दिया था, और कोइंसिडेंटली वही नदी में ब्राइस का डेड बॉडी भी मिला था। तो पुलिस को ब्राइस का डेड बॉडी मिलने के कुछ दिन के अंदर ही वो बंदूक वाला बैग भी मिल जाता है। तो जैसे कि वो बंदूकें स्मगलर्स से खरीदा गया था, तो उन बंदूकों का लाइसेंस नंबर नहीं था, जिसके वजह से उन बंदूकों का ओनर का नाम ही पता नहीं चला। लेकिन जिस बैग के अंदर वो सारे बंदूक थे, उस बैग का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को पता चल जाता है कि वो बैग का ओनर टाइलर था। तो इसीलिए टाइलर को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था। तो जैसे कि टाइलर के साथ हमेशा क्ले या टोनी रहता था, तो उस दिन टाइलर के साथ क्ले गया था पुलिस स्टेशन में। लेकिन क्ले पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं जाता है, वो बाहर ही गाड़ी में टाइलर का वेट कर रहा था, और कुछ देर के अंदर ही टाइलर पुलिस स्टेशन से निकल के बाहर चला आता है। फिर क्ले के पूछने पे टाइलर बताता है कि उसने पुलिस को बताया कि उसका बैग चोरी हो गया था, तो शायद वो बंदूक जिसका था उसी ने शायद टाइलर का बैग चोरी किया होगा, और पुलिस उसका बात मान लेता है। तो ये बात सुन के क्ले को थोड़ा शक होता है टाइलर के ऊपर, क्योंकि पुलिस इतना भी बुद्धू नहीं है कि वो टाइलर के इस बयान को सच मान ले। और उस दिन के बाद से टाइलर क्ले और उसके दोस्तों से दूर रहने लगा था, यहाँ तक कि उसने क्ले और टोनी को उसको स्कूल लाने और घर पहुँचाने के लिए भी मना कर देता है, और वो ज्यादातर विंस्टन के साथ टाइम बिताने लगता है, जिससे क्ले, आनी और जेसिका को शक होने लगता है कि कहीं टाइलर विंस्टन को ये न बता दे कि एलेक्स ने ब्राइस का मर्डर किया था। और टाइलर ज्यादा
ज्यादातर ही स्कूल से अचानक गायब हो जाता था। फिर एक दिन उसका पीछा करते करते टोनी देखता है कि टाइलर पुलिस के साथ पुलिस के गाड़ी में बैठ के कहीं पे जा रहा है। लेकिन जब टोनी उसको पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है तो टाइलर बताता है कि वो कुछ काम से बाहर जा रहा है, लेकिन उसने पुलिस के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो अब सब ये शक करने लगा था कि शायद टाइलर विंस्टन के साथ और पुलिस के साथ मिल गया है और वो सब मिलके सबूत इकट्ठा कर रहा है ब्राइस के असली मर्डर मतलब एलेक्स को पकड़वाने के लिए। फिर कुछ दिन के बाद टोनी टाइलर का बैग चेक करते वक्त उसको कुछ बंदूक का फोटोस मिलता है टाइलर के बैग में, जिससे ये पता चलता है कि शायद टाइलर फिर से बंदूक खरीदने वाला है। और टोनी ने टाइलर को एक बंदूक स्मगलिंग करने वाले के साथ भी देखा था, जिससे टोनी और क्ले श्योर हो जाता है कि टाइलर फिर से बंदूक खरीदने के फिराक में है। और फिर टोनी और क्ले टाइलर का पीछा करते करते उसको बंदूक खरीदते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है। लेकिन उसको रंगे हाथों पकड़ने के बाद ये पता चलता है कि टाइलर एक्चुअली पुलिस को हेल्प कर रहा था इलीगल गन डीलर्स को पकड़वाने के लिए। एक्चुअली पुलिस को पता लग गया था कि टाइलर को बंदूक कलेक्ट करने का शौक था और उसी ने वो सारे बंदूक इलीगली खरीदा था जो नदी में मिला था। तो उसके बाद पुलिस टाइलर से एक डील करता है कि अगर टाइलर शहर के इलीगल गन डीलर्स को पकड़ने में पुलिस का हेल्प करेगा तो टाइलर के अगेंस्ट पुलिस कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लगाएगा। तो इसीलिए टाइलर पुलिस के साथ काम कर रहा था। फिर उधर एलेक्स को धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि उसे एक्चुअली लड़कों में इंटरेस्ट है, मतलब वो गे है। तो विंस्टन को जब पता चलता है कि एलेक्स गे है तब एलेक्स से ब्राइस का एक्चुअल मर्डरर का पता लगाने के लिए विंस्टन एलेक्स के साथ प्यार का नाटक करने लगता है। लेकिन कुछ दिन के बाद ही जब एलेक्स को क्ले से पता चलता है कि विंस्टन मॉन्टी का बॉयफ्रेंड था तब एलेक्स विंस्टन से बात करना बंद कर देता है, क्योंकि एलेक्स को समझ में आ गया था कि विंस्टन एलेक्स को यूज करके ब्राइस के एक्चुअल मर्डरर का पता लगाने का कोशिश कर रहा है। फिर ये सब के बीच में एक रात को अचानक मॉन्टी के अकाउंट से क्ले को बहुत बार कॉल आने लगता है, जिससे क्ले घबरा जाता है क्योंकि मॉन्टी तो ऑलरेडी मर गया था, तो मॉन्टी कैसे कॉल कर सकता है उसको। फिर उसको एक अननोन कॉलर से भी कॉल आता है जिसका वॉइस डिस्टॉर्टेड था, इसीलिए क्ले को समझ में नहीं आ रहा था कि कॉलर कौन है। और क्ले को वो कॉलर धमकी देता है कि उसके पास कुछ सबूत है जिससे वो ये साबित कर सकता है कि मॉन्टी ब्राइस का मर्डरर नहीं था। और वो अननोन कॉलर क्ले को ब्लैकमेल करके उसको मेंटली हैरेस करना शुरू कर देता है, जिससे क्ले का दिमागी हालत बिगड़ने लगता है। एक्चुअली बचपन से ही क्ले के क्लासमेट्स उसको हमेशा मजाक उड़ाया करता था उसके अनस्मार्ट और भोलेपन की वजह से, जो इंडिया के स्कूल कॉलेजेस में बहुत होते हैं। तो ये सब के वजह से क्ले का सेल्फ कॉन्फिडेंस खोने लगता है और वो हमेशा अकेले रहने लगा था ताकि फिर से उसका कोई मजाक न उड़ाए। और ये उसके दिमाग पे बहुत ही खराब असर डाला था बचपन में, जिसके वजह से बचपन में उसका साइकियाट्रिस्ट से इलाज भी करवाया गया था और इलाज के बाद वो नॉर्मल हो गया था। लेकिन जब से वो हेना का टेप सुनता है जिसमें हेना ने बताई थी कि क्ले भी कुछ हद तक जिम्मेदार था हेना के मौत के लिए, क्योंकि उसने सब कुछ देख के भी कभी भी हेना के लिए प्रोटेस्ट नहीं किया था, तो ये सुनने के बाद से उसको बहुत गिल्ट फील होने लगा था। और तब से वो स्कूल में जितने भी घटना हो रहे थे सब में शामिल होने लगा था ताकि वो सबको हेल्प कर सके, क्योंकि उसके अंदर ये बैठ गया था कि अगर वो हेना को हेल्प करता तो उसका पहला प्यार यानी कि हेना अभी जिंदा होती। तो इसी तरह सबकी जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेते लेते और सुसाइड, रेप ये सब की घटनाओं को देख देख के उसको पहले जैसा पैनिक अटैक और हेलुसिनेशन होने लगा था। और वो हर जगह पे पहले हेना को देखता था और अभी वो हर जगह पे मॉन्टी को देखने लगा था और बार बार वो यही हेलुसिनेट करने लगा था कि मॉन्टी उसको बोल रहा है कि क्ले ही उसके मौत के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि असली मर्डरर कौन है ये जानने के बाद भी क्ले चुप था जब मॉन्टी को अरेस्ट किया गया था। और क्ले के वजह से ही मॉन्टी आज इस दुनिया में नहीं है। तो अब क्ले खुद को मॉन्टी और हेना के मौत के लिए जिम्मेदार मानने लगा था। तो ये सब चलते चलते लास्ट में ये पता चल जाता है कि वो अननोन कॉलर डिएगो और उसके टीम मेंबर्स थे और उन लोगों के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जिसे एक्चुअल मर्डरर का पता चले। और वो लोग क्ले को मेंटली हैरेस इस वजह से कर रहे थे ताकि क्ले पैनिक करके एक्चुअल मर्डरर का नाम बता दे, लेकिन क्ले किसी को कुछ भी नहीं बताता है। जिसके बाद डिएगो और उसके दोस्त जैक के पीछे पड़ जाता है उससे सच हासिल करने के लिए। और जैक का हालत भी बहुत खराब था, क्योंकि ब्राइस ने जब उसका पैर तोड़ दिया था उसके बाद से तो उसका स्पोर्ट्स का करियर खत्म ही हो जाता है और स्पोर्ट्स में करियर खत्म होने के गम में वो एक नशेड़ी बन जाता है, क्योंकि वो थक गया था ये डिसिप्लिन लाइफ और इतना सब रेप मर्डर की घटनाओं को फेस कर करके, क्योंकि इतना डिसिप्लिन लाइफ जीने के बाद भी उसको लास्ट में अपना करियर खोना पड़ा। तो डिएगो और उसके दोस्त जाके जैक को नशे की हालत में पाके उसको बहुत मारता है, लेकिन उन लोगों को जैक से कुछ भी मालूम नहीं चलता है। फिर डिएगो को कंफ्यूज करने के लिए जेसिका डिएगो के साथ प्यार का नाटक करने लगती है ताकि उसको पता चले कि डिएगो और उसके ग्रुप का नेक्स्ट क्या प्लान है और उन लोगों को अभी तक क्या क्या मालूम चला है, ताकि वो एलेक्स और खुद को सेफ रख सके। नहीं तो अगर डिएगो और उसके दोस्तों को पता लग जाए कि एलेक्स ही ब्राइस का मर्डर किया था और जेसिका भी एलेक्स के साथ वहाँ पे थी तो दोनों को जेल हो सकता है। लेकिन
जेसिका का तो जस्टिन के साथ रिलेशन था, तो जस्टिन का क्या हुआ? एक्चुअली जस्टिन को रिहैब सेंटर में भेजा गया था उसके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि जस्टिन बहुत कोशिश के बाद भी ड्रग्स लेने का आदत छोड़ नहीं पा रहा था। और रिहैब सेंटर से आने के बाद वो जेसिका से ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि उसको अपने आप से विश्वास उठ गया था कि वो कभी किसी को खुशी दे पाएगा। एक तो बचपन से ही जस्टिन का कोई अच्छा फैमिली नहीं था और जस्टिन की माँ ने कभी भी जस्टिन का ख्याल ठीक से नहीं रखी थी। और अब जब उसको क्ले के पेरेंट्स एडॉप्ट किया है तो वो अपने ड्रग्स लेने की आदत के वजह से बार बार क्ले के पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर रहा था, जिसके वजह से क्ले के मम्मी पापा का बहुत पैसा खर्चा हो रहा था, जिससे जस्टिन को भी बहुत खराब लग रहा था। लेकिन ड्रग्स की आदत ही ऐसी है कि वो चाह के भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और इसीलिए वो अपने आप को एक बोझ समझने लगा था, क्योंकि एक ड्रग एडिक्ट के साथ जो भी रहेगा वो सबको परेशानी फेस करना पड़ेगा। जैसे कि जेसिका को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी अब तक, और वो जेसिका को और कोई दुख देना नहीं चाहता था। लेकिन जेसिका जस्टिन से इतना प्यार करती थी कि वो जस्टिन के साथ हर सिचुएशन में रहने के लिए राजी थी और जस्टिन भी जेसिका से बहुत प्यार करता था। लेकिन वो देख रहा था कि उसके लिए जेसिका को बार बार खराब सिचुएशन फेस करनी पड़ रही थी, तो साथ रह के उसको बार बार खराब सिचुएशन में डालने से अच्छा उससे दूर रह के उसको सेफ रखना ही बेहतर है। लेकिन जेसिका जस्टिन का ये फीलिंग्स नहीं समझ पाई और वो जस्टिन के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है। इसीलिए जब डिएगो जेसिका को प्रपोज करता है तब जेसिका जस्टिन को जलाने के लिए और ब्राइस के मर्डर के इल्जाम से खुद को और एलेक्स को बचाने के लिए डिएगो के साथ प्यार का नाटक करने लगती है। और उधर जस्टिन पूरा कोशिश कर रहा था कि वो एक अच्छा बेटा बन पाए और क्ले के मॉम और डैड को खुशी दे पाए, और वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान पढ़ाई में देने लगा था ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके, क्योंकि वो लाइफ में बहुत टाइम वेस्ट कर चुका था। लेकिन वो जब भी स्कूल जाता था वो डिएगो और जेसिका को एक साथ देखता था और ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो वो फिर से जेसिका के पास चला आता है। लेकिन तब ऑलरेडी जेसिका डिएगो के साथ थी ब्राइस के मर्डर का झमेला सॉर्ट आउट करने के लिए। इसीलिए जेसिका जस्टिन को कुछ दिन वेट करने के लिए कहती है ताकि जब वो झमेला सॉर्ट आउट हो जाए, मतलब डिएगो को ये विश्वास हो जाए कि मॉन्टी ने ही ब्राइस का मर्डर किया था, तो फिर वो डिएगो को छोड़ के जस्टिन के पास आ जाएगी। लेकिन जस्टिन ऐसे ही बहुत डिप्रेस था, क्योंकि उसको खबर मिलता है कि उसकी माँ का डेथ हो गया है। तो उसकी माँ जैसी भी हो, लेकिन माँ तो माँ ही होती है, तो उसको बहुत दुख हो रहा था कि वो अपने माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाया इस लाइफ में। और उसकी माँ मरने से कुछ दिन पहले जस्टिन से पैसे मांग रही थी, लेकिन जस्टिन ने सोचा कि उसकी माँ शायद ड्रग्स लेने के लिए पैसा मांग रही थी, इसलिए जस्टिन ने उसके माँ को कोई पैसा नहीं दिया। तो ऐसे सिचुएशन पे जब वो जेसिका को डिएगो के साथ देखता था स्कूल में, तब उसको बहुत खराब लगने लगता है। और उधर स्कूल का एनवायरनमेंट भी बहुत खराब हो गया था। एक्चुअली इतने सारे मर्डर, डेथ और रेप की घटना होने की वजह से स्कूल में पुलिस सर्वेलेंस चालू कर दिया जाता है स्कूल अथॉरिटी के तरफ से, और पुलिस डिपार्टमेंट को स्कूल के डिसिप्लिन मेंटेन करने का फुल कंट्रोल दे दिया जाता है, जिससे पुलिस ऑफिसर स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से बिहेव कर रहा था और स्टूडेंट्स सेफ फील करने के बजाय मेंटली प्रेशराइज्ड फील करने लगे थे। हालांकि स्कूल का प्रिंसिपल स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए ये कर रहा था, लेकिन उसका उल्टा ही असर पड़ रहा था। फिर एक दिन स्कूल में एक अलग टाइप का प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है। इस प्रोग्राम के अनुसार एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट किया जाता है स्कूल में। एक्चुअली इस प्रोग्राम के मुताबिक स्कूल में ये अनाउंस किया जाता है कि स्कूल में एक साइको गनमैन घुस गया है जो अंधाधुंध सबको गोली मार रहा है, इसीलिए सबको छुपने के लिए अनाउंस किया जाता है। और सभी स्टूडेंट्स ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद डर के मारे इधर उधर जहाँ पे भी जगह मिल रहा था वहाँ पे ही वो लोग छुपने लगे थे। और स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं था कि ये सिर्फ एक डेमो सिचुएशन था, ऐसा कोई साइको गनमैन स्कूल में नहीं घुसा था। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन इसलिए किया गया था ताकि सब डर जाए और सभी स्टूडेंट्स अपनी लाइफ बचाने के बारे में सोचने लगे, तो इससे सभी स्टूडेंट्स को अपने लाइफ का इम्पोर्टेंस पता चलेगा। लेकिन ये प्लान उल्टा पड़ जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर और खास करके क्ले के ऊपर, क्योंकि इस सिचुएशन पे क्ले को बहुत बड़ा पैनिक अटैक आ जाता है, जिसके वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। फिर कुछ दिन के बाद क्ले हॉस्पिटल से भाग के चला आता है और आनी के साथ मिलके उसके साथ झगड़ा करना शुरू कर देता है, जिससे आनी भी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि आनी ने बहुत ट्राई किया था क्ले को ये सब टेंशन से दूर रखने के लिए, लेकिन क्ले का बीमारी हद से बाहर चला गया था। तो लास्ट में क्ले और आनी का रिलेशन टूट जाता है। फिर कुछ दिन के बाद स्कूल में जस्टिन और डिएगो के बीच में झगड़ा हो जाता है जेसिका को लेके, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर आके डिएगो को बहुत बुरी तरीके से पैट डाउन करता है। और उस स्कूल में जब से पुलिस सर्वेलेंस टीम आया था तब से जो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे ड्यूटी में थे वो सभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही रफली बिहेव कर रहे थे, जैसे कि वो सभी स्टूडेंट्स क्रिमिनल है। तो उस दिन जब एक पुलिस ऑफिसर डिएगो के साथ भी ऐसा कर रहा था तब सभी स्टूडेंट्स पुलिस और स्कूल अथॉरिटी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देता है, जिससे लास्ट में स्कूल अथॉरिटी को पुलिस
पुलिस सर्वेलेंस टीम को हटाना पड़ा स्कूल से मजबूरी में। फिर ये सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है और स्कूल फिर से नॉर्मली चलना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते सभी के फाइनल एग्जाम्स भी शुरू हो जाता है और एग्जाम के रिजल्ट आउट होने के बाद क्ले और उसके सभी दोस्त पास हो जाते हैं। हालांकि क्ले और जैक का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो लोग किसी तरह पास हो जाते हैं। फिर प्रॉम नाइट की पार्टी शुरू हो जाता है जहाँ पे क्ले और उसके सभी बैचमेट्स आते हैं, क्योंकि वो लोग अब पास आउट होके कॉलेज पे एडमिशन लेके स्कूल छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जस्टिन को अचानक बहुत तेज बुखार आता है, इसीलिए जस्टिन प्रॉम नाइट के पार्टी में नहीं आ पाता है। लेकिन जस्टिन को जेसिका की बहुत याद आने लगती है, क्योंकि जस्टिन और जेसिका सेम कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएगा, इसीलिए वो बुखार लेके ही पार्टी में चला आता है। और इस पूरे बैच में जस्टिन और जेसिका ही वो कपल था जिसने बहुत कुछ झेले थे, लेकिन फिर भी इन दोनों के दिल से कभी भी एक दूसरे के लिए प्यार कम नहीं हुआ था। कितने झगड़े, कितने खराब सिचुएशन इन दोनों ने फेस किए थे। हालांकि दोष इन लोगों के डिसीजन मेकिंग में ही था, लेकिन फिर भी गलत डिसीजन तो बहुत कोई लेता है स्कूल लाइफ में। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, जो बहुत बड़ी चीज थी इन दोनों के बीच में। फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं। फिर डांस करते करते अचानक जस्टिन का बुखार ज्यादा होने की वजह से वो बेहोश होकर गिर जाता है। फिर जस्टिन को जब हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, तब टेस्ट करने के बाद ये पता चलता है कि जस्टिन को एड्स हो गया है। एक्चुअली जब जस्टिन शहर छोड़ के चला गया था, तब पैसे के लिए जस्टिन को सेक्स वर्कर का काम भी करना पड़ा था, क्योंकि अगर पैसे नहीं मिला तो वो ड्रग्स नहीं खरीद पाएगा। और यही ड्रग्स की एडिक्शन की वजह से ही उसको गे लोगों के लिए एज ए सेक्स वर्कर भी काम करना पड़ा था, और इसी की वजह से उसको एड्स हो गया था और धीरे धीरे वो मौत की नींद सो जाता है। लाइफ ऐसा ही है, जब वो एक अनडिसिप्लिन और राउडी लाइफ बिता रहा था तब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब जो वो लाइफ में कुछ करने के बारे में सोचा था तो उसको एड्स जैसा भयानक बीमारी का शिकार होना पड़ा, जिसके वजह से उसका मौत हो जाता है। लेकिन सही में देखा जाए तो उसके राउडी लाइफस्टाइल, उसके खराब फैमिली और खराब दोस्तों की वजह से ही वो गलत रास्ते पे चला गया था। अगर उसको अच्छा दोस्त मिलता, एक अच्छा फैमिली मिलता, तो वो ऐसी खराब राह को कभी भी नहीं चुनता। लेकिन फिर भी कुछ हद तक अपनी जिंदगी पे थोड़ा तो कंट्रोल लाना चाहिए। लेकिन जो भी हो, अब जस्टिन तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जस्टिन ने अपनी लास्ट कुछ दिन एक अच्छी फैमिली, कुछ अच्छे दोस्त और जेसिका के साथ बिताया था, जो उसको बहुत प्यार करती थी। और जेसिका लास्ट तक जस्टिन का साथ नहीं छोड़ी थी। और इसी तरह दो प्यार करने वाले हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं और रह जाते हैं उसकी यादें, जो कोई भी कभी भुला नहीं पाएगा, क्योंकि स्कूल लाइफ की मेमोरीज को चाह के भी भुला नहीं पाता है। फिर लास्ट में विंस्टन एलेक्स से आके रिक्वेस्ट करता है कि उसको एटलीस्ट पता चले कि ब्राइस के असली मर्डरर कौन है, क्योंकि उसके वजह से विंस्टन का प्यार यानी कि मोंटी अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो एलेक्स उसको बताता है कि ब्राइस का एक्चुअल मर्डरर वो खुद ही है, मतलब एलेक्स। जो सुनने के बाद विंस्टन बहुत इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि वो ये कभी भी किसी को नहीं बताएगा। फिर ये बोल के विंस्टन वहाँ से चला जाता है और बाकी सभी अपने स्कूल लाइफ की मेमोरीज अपने दिल पे रखते हुए स्कूल के लास्ट दिन को एक साथ बिताते हैं। और ये टीवी सीरीज एक मीठा सा दर्द देके यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। तो अब मैं इस टीवी सीरीज से जुड़े कुछ बातें शेयर करूंगा। ये टीवी सीरीज मेनली रियल लाइफ में जो क्राइम और हेरेसमेंट होते हैं स्कूल या कॉलेज में, उसी को नजर में रख के बनाया गया है। और इस टीवी सीरीज में जो भी घटनाएं दिखाई गई है, वो ऐसा नहीं है कि एक ही स्कूल या कॉलेज में सारी घटनाएं घटी है। अमेरिका के स्कूल में जितने भी टाइप के क्राइम्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट सभी को जोड़ के ये सीरीज बनाया गया था, ताकि जो स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स को हैरेस करते हैं, उससे दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर कितना बुरा असर पड़ता है वो सबको पता चले। लेकिन असल में देखा जाए तो ये सीरीज टीवी पे दिखाने के बाद अमेरिका में स्टूडेंट्स के सुसाइड करने की तादाद और बढ़ गई थी, जिससे हम लोगों को ये पता चलता है दुनिया में खराब चीज भी है और अच्छी चीज भी है। अब ये हम लोगों के ऊपर है कि हम कौन सी चीज को चूज करेंगे। और ये टीवी सीरीज को बहुत देशों में, जैसे ब्राजील, न्यूजीलैंड एटसेट्रा, ये सब देशों में इसको बैन कर दिया गया था, इसके सेक्स सीन्स और कंटेंट की वजह से। तो पर्सनली मुझे ये टीवी सीरीज का सीजन 1 बहुत ही अच्छा लगा था। फिर सीजन 2 भी अच्छा ही था, लेकिन थोड़ा बोरिंग लग रहा था बीच बीच में। फिर जब मैं सीजन 3 देख रहा था, तब सच में बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगने लगा था, क्योंकि सीजन 3 में बहुत ही बोरिंग कन्वर्सेशंस थे। और जब मैं सीजन 4 देखना शुरू किया, तब एक ही चीज मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था कि ये सीजन 4 किस लिए बनाया गया है। शायद 20 या 30 मिनट का एक्सप्लेनेशन वीडियो सुन के आप लोगों को ये कितना बोरिंग है ये पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप एक्चुअल एपिसोड्स देखेंगे तब आपको सच में बहुत ही बोरिंग लगेगा ये टीवी सीरीज। और IMDb पे कमेंट्स और रेटिंग देख के आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये सीरीज कितना बोरिंग है। और इस सीरीज को इंटरेस्टिंग वे पे वीडियो बनाने के लिए मुझे हर एक सीजन का स्क्रिप्ट बहुत ध्यान से और बहुत सोच के बनाना पड़ा, ताकि आप लोगों को मेरा वीडियो देखने में बोरिंग न लगे और मेन स्टोरी भी आप लोगों को पता चल जाए। और इस सीरीज का जब सीजन 1 रिलीज हुआ था, तब इस सीजन का IMDb रेटिंग था 8.8। फिर जैसे जैसे बाकी सीजन रिलीज होते गया, इस सीरीज
का IMDb रेटिंग भी कम होते गया और अब इस सीरीज का रेटिंग है 7.7। तो मैंने पूरा कोशिश किया आप लोगों को एंटरटेन करने की, लेकिन मैं कितना कामयाब हुआ हूँ मेरे इस कोशिश में वो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।